मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम बिटवीन द लाइन्स में। आज हम बात करेंगे उस हवाले से जो एक मुल्क में डिबेट चल रही है, नए सूबे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कम होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, नहीं नए सूबे नहीं होने चाहिए, इंतज़ामी स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ करनी चाहिए। और फिर ये मुतालबा भी है कि जब आपके पास आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए आइनी तौर पे मुकामी हुकूमतों का कानून मौजूद है, इख्तियार मौजूद है, चारों सूबों में एक इंतज़ाम चल रहा है मासवाए पंजाब के, तो क्या ज़रूरत है कि नए सूबे बनाए जाएँ और इंतज़ामी ढांचे को बदलने के लिए नए इंतज़ामी स्ट्रक्चर को बनाया जाए। ये वो सवाल जो आज मैं अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ। मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर ख़ान मंदखेल, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अली गौर बलोच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध का तलक और हमाद असलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान लीडर। आइए गुफ्तगू शुरू करते हैं मंदखेल साहब से। जी मंदखेल साहब, आपकी पार्टी ने इस पे बड़ा एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, ख़ास तौर पे सिंध में, कि हम किसी तौर पे भी नया सूबा नहीं बनने देंगे, ना ही कराची को वफाकी कोई हैसियत लेने देंगे। क्या ये सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। देखिए, पीपल्स पार्टी वही बात कर रही है या मैं वही बात करूंगा जो आइन और कानून में दर्ज है। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 239 और सब क्लास 4 के तहत जिस सूबे में मजीद सूबे बनाने हो वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास हो, फिर कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी से उस तरमीम को पास कराया जाए। तो कानून तो ये कहते हैं। अब इस कानून के ऊपर थोड़ा बहुत अब ये समझ लो कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पंजाब असम्बली में ऑलरेडी करारदाद पास हुआ है जनूबी पंजाब के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में 2 या 3 जो है ना करारदादें पास हो चुकी है हज़ारा सूबे के हवाले से, बल्कि अभी रिसेंटली 1.5-2 महीने पहले की बात है। बलूचिस्तान का भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे पश्तून और बलोच अलग अलग एरिया में रहते हैं। गो के करारदाद वहाँ पे नहीं है, लेकिन करारदाद आ जाएगा तो मुतफ़क़ा तौर पे पास हो जाएगा, क्योंकि वैसे वो हर लिहाज से वो दोनों बेल्ट अलग अलग है, पश्तून और बलोच। सिंध में यहाँ कई मरतबा करारदाद इस हवाले से पास हो चुकी है कि सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा, नहीं तोड़ा जाएगा। तो आइन और कानून तो ये कहता है, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है। हम एक स्पेसिफिक सवाल उठा रहे हैं, क्या ये मामला जो है पाकिस्तान की गवर्नेंस का, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या सूबे चाहिए, क्या नया इंतज़ामी ढांचा चाहिए, या जो मुकामी हुकूमतों को अख्तियारात दे के ये मामला हल हो सकता है? दैट इज़ द सब्जेक्ट। देखिए इफ्तिखार अहमद साहब, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इंतज़ामी ढांचे के हवाले से अगर बात है तो वो पाकिस्तान में ऑलरेडी लगभग 140 ज़िले मौजूद हैं। और मेरे साथ PTI के नूली के दोस्त भी एग्री करेंगे कि हर ज़िले का अपना इंतज़ाम है, चाहे उसका पुलिस अफसर हो, चाहे उसका DC हो, चाहे उसका टैक्स का निज़ाम हो, चाहे तरक्याती निज़ाम हो, हर ज़िले का अलग अलग है। तो फिर मज़ीद इन चीज़ों को उलझाने के लिए और फिर आर्टिकल 140 की जो बात हो रही है, 148 तो वो ऑलरेडी सिंध में वो मौजूद है, वो ऑलरेडी तकरीबन वो टेनोर ख़त्म हो रहा है। बलूचिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है, पुख्तनख्वा में ऑलरेडी मौजूद है, GP में हमारी हुकूमत अभी है 3 महीने के अंदर कराने का वादा किया है बिलावल साहब और चीफ मिनिस्टर ने। लेकिन अगर नहीं है तो पंजाब में नहीं है, अगर नहीं है तो इस्लामाबाद में नहीं है। डू यू सपोर्ट न्यू प्रोविंसेस और यू सपोर्ट जो प्रेजेंट 140A में मुकामी हुकूमतों को अख्तियारात देने की बात चल रही है? आप इनमें दो में से किसी को सपोर्ट करते हैं? मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ, जो आइन में लिखा हुआ है मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ। आइए चलते हैं, एक से भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जुमला मुकम्मल कर दिया। इफ्तिखार भाई एक मिनट, जो गुजारिश है आपसे, देखिए आइन में आर्टिकल 239 वाज़े है, पीपल्स पार्टी ने कभी सूबों बनाने से इनकार नहीं किया है, जो तरीकाकार है उसी का मुताबिक आएगी। मैं समझ गया। बाकी आर्टिकल मैं अगला जुमला तो सुन ले मेरे मोहतरम, अगला जुमला सुन ले। आर्टिकल 140 जो है ना, उसके तहत ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ दूध की नहरें बन रही, मेरे पास गाड़ी है ही नहीं है। मैं इफ्तिखार अहमद की गाड़ी पे एतराज़ तो उसके टायर पुराने हैं, इसके रंग सही नहीं है। अरे बाबा, मंदोखेल के पास वो गाड़ी नहीं है और उसके ऊपर एतराज़ करे जिसके पास गाड़ी है। तो मैं करूँ, यहाँ जो सिस्टम चल रहा है उसमें कमजोरी होगी, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एतराज़ वो करे जिसके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है। अली गौर बलोच साहब, मैं ये सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ
ये जो डिबेट पाकिस्तान के अंदर चल रही है गवर्नेंस की बदहाली की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से, और फिर ये कहा गया कि मामला चल नहीं रहा, तो हमें इसको बेहतर करने के लिए नए सूबे बनाने चाहिए। और एक तजवीज़ ये है कि जो 140A के अंदर अख्तियारात के हवाले से 3 चीज़ों का अख्तियार दिया गया है मुकामी हुकूमतों को, उसमें और वजाहत के लिए आईनी तरमीम कर दी जाए और उनको ज़्यादा बाख्तियार बना दिया जाए। आप किस चीज़ की हमायत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है इफ्तिखार साहब के माशाल्लाह आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, और वो यकीनन हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, और इसमें मतलब है कि इस बात को तस्लीम करने में जो है वो कोई दूसरी राय नहीं है। यकीनी तौर पर आपका आई थिंक कि आपने बेशुमार टेलीविज़न पर काम किया और बड़े शोज़ किए, बड़े कामयाब किए माशाल्लाह। और अब आज कल आपने ये नया मेरे ख्याल है आई थिंक ये शो स्टार्ट किया है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। अब आ जाते हैं इस गुफ्तगू की तरफ। पहले भाई कादर मंदोखेल साहब, मैं और भाई कादर मंदोखेल इकट्ठे असम्बली के मेंबर रहे, और कादर साहब भी माशाल्लाह अपने वकालत के लिहाज से भी एक नाम रखते हैं, और एज अ पॉलिटिशियन भी इनकी बड़ा अहम किरदार रहा है असम्बली के अंदर भी। देखिए, बात यह है कि अभी तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आजकल डिबेट चल रही है, डिबेट होती है उस बात पर, मैं एक बात कर दूं, आप एक बात कर दें, को कादर साहब कर दें, उस पर बहस शुरू हो जाए, उसको डिबेट बोलते हैं। एक डिबेट होती है कि कोई प्रपोजल आप किसी आईनी इदारे के अंदर पेश कर दें, लाइक असम्बली में बहस के लिए पेश कर दें, किसी सूबाई असम्बली में पेश कर दें, किसी कौमी असम्बली में कर दें, कोई करारदाद की सूरत में कर दें, तो उस पर स्पीकर कह दे कि इस पर डिबेट करें। अभी जो डिबेट हो रही है, ये मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने उसके कुछ तरदीदी बयान भी दिए, जिससे कि मतलब बड़े अखज़ किए जा रहे थे सियासी तौर पर। तो उन्होंने ये वजाहत कर दी कि मेरा उन चीज़ों से नहीं, लेकिन वो ये समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए। लिहाजा मैं कल राना सनाउल्लाह साहब का अपनी पार्टी की तरफ से बयान देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि भाई अभी तक हमारे सामने तो कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई प्रपोजल आई ही नहीं, तो हम किस बात पर बहस करें या किस बात पर कहें कि सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। अभी तो सिर्फ ये मीडिया बहस है, और वो भी एक मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया उस पर है। हाँ, वो चीज़ सामने आए, एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ भी होना चाहिए वो कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए, नंबर 1। और जो कुछ कानून और आइन में लिखा हुआ है उस तरीके के साथ अगर सूबे बनते हों, दायर है उतनी मेजॉरिटी हो, उतने लोग मुत्तफिक हो जाएं, तो फिर यकीनन होगा। अभी तो अगर ये तजवीज़, अगर ये संजीदगी से बातें की जा रही हैं, तो यकीनी तौर पर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी लीडरशिप के सामने फिर ये रखी जाएगी, उसके बाद ये असम्बली में लाई जाएगी। इस पर राय तो मोतबर उन्हीं लोगों की होगी जो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है। जब वो गौर व खौस करेंगे और उसके बाद जो करेंगे, फिर फैसला उसके बाद पार्लिमान के अंदर बहस होगी, फिर जो मेंबरान पार्लिमान है या मीडिया के बाहर या अंदर बहस होगी। ये तो है इसके कानूनी पहलू। अब आ जाते हैं इसका एक अवामी पहलू क्या है, या वो जिस पर बहस है, डिबेट जिस पर मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं और कादर मंदोखेल से बात कर रहे हैं। देखिए, कोई चीज़ भी है, कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। मैं कहूँ कि आप हमारे अपने घर हैं, जिस तरह आपका घर है, मेरा घर है, रोज़ हम कहते हैं कि यार ये मुलाजिम काम ठीक नहीं करता, इसको चेंज कर दें, ये हमारे घर में डिसिप्लिन इस तरह से होना चाहिए, हमारे घर की मैनेजमेंट इस तरह होना चाहिए। मकसद ये है कि हम अपने घरों के निज़ाम में भी अक्सर औकात कोई ना कोई चीज़ें बेहतरी के लिए ऐड करते हैं। अब ये यकसर कह देना कि मतलब है कि किसी भी निज़ाम में अगर कोई बेहतरी की बात होगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो सीनियर लीडरशिप है इंक्लूडिंग PMLN, अगर वो ये समझेंगे, जाहिर है कि वो उस पार्टी ठीक है, करते हैं, मैं आपकी बात तजवीज़ ठीक है, तो फिर जाहिर है कि उस पर बात हो सकती है, अलीगौर हो सकती है। अलीगौर मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। कानून और आइन के मुताबिक होना बिल्कुल चाहिए। within the constitutional framework, within the constitutional, through the parliament, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं अमाद असलम को इस डिबेट में शामिल कर रहा हूँ। अमाद, आपने डिबेट सुन ली है, आप इसमें क्या मौक़िफ़ करते हैं? क्योंकि आपका कल एक आपका जो
PTI से तल्लुक़ रखने वाला लीडर है, उससे तो सदारती निज़ाम की हमायत का भी ऐलान कर दिया है। तो आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और आप कहना क्या चाहते हैं इस मामले पे? जहाँ तक पार्टी मौक़िफ़ की बात है तो आई थिंक कल पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास भी होगा एंड मोस्ट लाइकली उसके बाद वो अपना लाएमल बताएंगे। लेकिन अगर हम इस पूरे डिबेट को लीगैलिटीज़ को हटा के प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई थिंक इसमें बड़ा एविडेंट है कि अगर हम एग्जांपल ले पाकिस्तान या पंजाब की कुल पॉपुलेशन 12 करोड़ से ऊपर है और हम ऑलरेडी ये पॉपुलेशन दुनिया के तकरीबन 9-10 मुल्क ही हैं ऐसे जिनकी पॉपुलेशन से बड़ी है, बाकी सब मुल्क की पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन छोटी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली देयर इज अ चैलेंज, इसमें कोई शक नहीं है। राजनपुर 500 किलोमीटर दूर है लाहौर से, गवादर इज ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर है शायद कोयटा से, एंड चित्राल इज ऑल्सो ऑन द सेम डिस्टेंस। सो अब जब एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो यस एक चैलेंज है। और आपने जिक्र किया शुरू में 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास इख्तियारात आए, फंड्स आए, बट उसकी एग्जीक्यूशन अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि 2.5 करोड़ जो बच्चे हैं अभी भी वो स्कूल से बाहर हैं, पाकिस्तानी बच्चे। हम बहुत प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, जिस तरह साफ तौर पर पंजाब की हमने बात की, हम मेन रोड्स पे देखते हैं तो इफेक्टिव होता है, बट द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ, हम गलियों में जाते हैं, लिंक रोड्स पे जाते हैं तो हमें वो प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आते। सो इसमें कोई शक नहीं है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड और लोकल जो बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसके बरक्स अगर कंपैरिजन कर लें हम, आप दुनिया में कंपैरिजन कर लें तो जो इंडिया है उसकी 28 रियासतें हैं, जिसमें तकरीबन ऑन एवरेज 5 करोड़ की उनकी ऑन एवरेज एक पॉपुलेशन है। उनके तकरीबन जो लोकल बॉडी सिस्टम है उसमें कोई 3 मिलियन लोकल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं। आप इसी तरह डेवलप इकॉनमी की चले जाए USA की तरफ चले जाएँ तो तकरीबन 90,000 लोकल बॉडीज़ हैं और बेशुमार 30,000 काउंटीज़ हैं, 13,000 आई थिंक स्टूडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इट्स मतलब ये है कि आप समझते हैं कि पावर को और डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, ये भी एक सोच है और आप इस सोच के ज़्यादा करीब मुझे लगते हैं। पता नहीं आपकी पार्टी क्या फैसला करती है, तो ये तो आपको कल ही पता लगेगा। रिगार्डलेस ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ जो मैं समझता हूँ अपनी एक्सपीरियंस के साथ, जो मैंने दुनिया में देखा है, ट्रैवल किया, और लोकल बॉडी सिस्टम खुद जो हमने देखा पाकिस्तान में लास्ट इंप्लीमेंट हुआ, मेरे चचा खुद तहसील नाज़िम थे, सो हमने देखा किस तरह यूनियन काउंसिल लेवल पे लोग जो है ना वो उनकी रिप्रेजेंटेशन आई और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आई, और हमें उसका इम्पैक्ट मैंने खुद देखा। तो आई एम टोटली एडवोकेट ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग पावर, स्पेशली जो लोकल बॉडी सिस्टम आपने बात की, और उसके लिए हमें कोई अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। और सूबे बन सकते हैं, डिबेट जिस पार्लियामेंट में आएगी तो पता चलेगा, मसवदा आएगा किस किस्म की डिबेट प्लानिंग है, तो सब पार्टीज अपना इनपुट देंगी पार्लियामेंट के अंदर। और आपने बताया वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंस के 2/3 मेजॉरिटी के बगैर हो नहीं सकता, तो वो आएगा तो उस मसले के बाद देखेंगे कितनी एक्यूरेसी। शुक्रिया माय पॉइंट। अमार, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं एक लाइन में सवाल करूँगा। मंतूर खैर साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अगर जो मुकामी हुकूमतें हैं उनको अख्तियार दे दिए जाएँ तो लाखों लोग मुंतखब होकर आएंगे और वो स्टेक होल्डर बन सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि लाखों लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान के निज़ाम को चलाएं, इलेक्टेड लोग? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, आपकी दोनों बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। और ऑलरेडी सिंध में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं और अभी चंद महीने बाद उनका टेन्योर भी खत्म हो रहा है और बलूचिस्तान भी हो चुका है। थैंक यू सर। और हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल और लो लेवल तक जो है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम है या टाउन चेयरमैन है, उनके पास पूरे इख्तियारात है, कंप्लीट इख्तियारात है जी। और यकीनन मैं ये कहूँगा बेहतरी की ज़रूरत है, मजीद उसको बेहतर किया जा सकता है। अली गौर, सवाल दोबारा मैं उठा रहा हूँ। अली गौर बलोच साहब, क्या आप भी समझते हैं कि अगर मुकामी हुकूमतों को अख्तियारात दे दिए जाएँ, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको कहा गया है उसको डिफ़ाइन कर दिया गया, जैसे कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन कर दिया गया, बाद में उनकी 73rd और 74th अमेंडमेंट जब आई तो डिफ़ाइन कर दिया गया कि क्या अख्तियारात होंगे, तो क्या आप समझते हैं कि अगर वो अख्तियारात मिल जाएँ और लाखों लोग इलेक्ट हो जाएँ तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आवाम को? देखिए, मैं खुद लोकल बॉडी सिस्टम से मैंने पॉलिटिक्स का स्टार्ट लिया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये 96-7 की बात है। पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए तो मैं, मतलब है कि वो बिल्कुल यंग था, मेरी एज अभी पूरी हुई थी।
तो मैंने वो किया और मैं उसमें मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुंतखब हुआ। उसके बाद 2 दफ़ा मैं तहसील नादिम रहा, मतलब 8 साल मैंने वो जो है वो एदा तहसील नादिम जो है वो मैंने डिलीवर किया अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर नेशनल असेंबली भी तो बना। आप तो मैं समझता हूँ कि हमारे बलदियाती इदारे फाल होने चाहिए, बाख्तियार होने चाहिए, थैंक यू। और उससे ग्रास रूट लेवल पे लोगों के मसाइल हल होते हैं और उसके बेहतर नताइज आते हैं। थैंक यू ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा साहब। गुफ्तगू हम कर रहे थे कादर खान मंदोखेल, अली गौर बलोच, अहमद असलम से, और बात हो रही थी कि क्या नए सूबे बनाने चाहिए या मुकामी हुकूमतों को ज़्यादा अख्तियारात दिए जाएँ ताकि लोगों तक इंसाफ जल्द पहुँचे, उनके मामलात को जल्द रिजॉल्व किया जा सके। चलें, जहाँ पे हमने डिबेट को छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। जी मंदोखेल साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूँ दोबारा कि आप क्या और इनपुट देना चाहते हैं इस हवाले से? जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आपने आर्टिकल 140A की बात की है, निचली सतह तक इख्तियारात की बात की है, ये बिल्कुल होना चाहिए। और कोई भी सूबा ये नहीं चाहेगा कि एक डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो ज़्यादा आबाद हो, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो उससे कम हो। कोई भी पार्टी, कोई भी सूबा नहीं चाहता है। मंदोखेल साहब एक मुझे बताइए, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, इसके बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, तो इसके बाद जो आपका सिस्टम चला रहे हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन है? नहीं, मुझे एग्जैक्टली इसका नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट का है कि नहीं है, लेकिन ये है कि मिसाल के तौर पर मैं अपनी सूबे की बात करूँ, सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत भी फंड देती है टाउन को, फिर सिंध हुकूमत KMC को देती है जो ओवरऑल मेयर है, फिर मेयर भी देता है, फिर वो हर यूसी को 12 लाख भी देता है, फिर हर टाउन का अपना निज़ाम है। तो मैं ये समझ लूँ कि यूँ समझ लूँ सूबे से, मेयर से, टाउन से, यूसी से 4 जगह से फंड आती है इस ज़िले में, और मेरे ख्याल में उसको बेहतर किया जा सकता है। मैं नहीं कहता हूँ। मंदोखेल साहब, आप कानून को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। NFC वार्ड जो है वो एक सूबे का है, तो अगर सूबा एक शहर में ज़्यादा खर्चता है और उसके मुकाबले में दूसरे शहर में कम खर्चता है, तो क्या जिस तरीके से NFC वार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी आबादी है की बिना है, उसकी तकसीम की, तो क्या सूबों को भी NFC वार्ड को इसी तरीके से तकसीम नहीं करना चाहिए अपने तमाम सूबे के अंदर मौजूदा जो सूबे हैं? देखिए, मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये कोई चीज़ कोई सामने आ जाएगा कि बाबा इस तरीके से होना चाहिए। नहीं, मैं आपकी राय मांग रहा हूँ। बताया, मैं आई एम आस्किंग योर ओपिनियन। देखिए, मैं सिर्फ देखो NFC अवार्ड के ऊपर मैं राय इस तरह डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ जब मेरे सामने कोई चीज़। मैं आपको हवाला देता हूँ कि जब NFC अवार्ड था और फिर ये कहता है कि NFC अवार्ड में कमी किया जाए, मैं पहला आदमी हूँ, सबसे पहले मैंने मीडिया में ये कहा कि ज़रूरी ये है कि आप NFC अवार्ड जो तोड़ रहे हैं, वफा को अगर पैसों की जरूरत है यकीनन होगी। हिंदुस्तान सर वो और सब्जेक्ट है, सर वो और सब्जेक्ट है, अफगानिस्तान के साथ जंग। मंदोखेल साहब वो और सब्जेक्ट है। मंदोखेल साहब वो और सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट की तरफ आप मेरी तवज्जो दिलवा रहे हैं। आज तो खैबर पख्तूनख्वा ने तो साफ इनकार ही कर दिया, बट टुडे इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट यह है कि NFC वार्ड की तकसीम जो है जिस सूबे को मिल रहा है, क्या उस सूबे के अंदर तमाम जो शहर हैं उनमें तकसीम अच्छी और बराबर नहीं होनी चाहिए? बस मेरा ये सवाल था और उसका आपने जवाब दे दिया है कि आपके सूबे के अंदर फंड जा रहा है। ये देता हूँ, मैं आपको जवाब ये दिया है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के माड़ी कराची की अगर बात करूं कि वो सिंध गवर्नमेंट से भी फंड मिल रहा है, हाँ ठीक है, मेयर कराची से भी फंड मिल रहा है, टाउन से भी मिल रहा है, यूसी से मिल रहे, 4 जगहों से फंड मिल रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। तो मैं कहता हूँ काफ़ी है, मजीद बेहतर भी हो सकता है, मैं नहीं कहूँ, लेकिन कोई खत सामने आएगा तो उसके ऊपर डिबेट होगी। ठीक है जी। अली गौर बलोच, आप क्या कहते हैं इस सारे मामले में कि अब एक तो NFC वार्ड है, आप इफ्तिखार साहब आप लोकल बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि मैं खुद लोकल बॉडीज़ में कम से कम कोई 10-11 साल 12 साल लोकल बॉडीज़ में एज अ मेंबर, एज अ तहसील नादिम, एज अ वाइस चेयरमैन में रहा। देखिए 97 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए गए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 2013 में आई, फिर इलेक्शंस करवाए गए लोकल बॉडीज़ के। फिर PTI की गवर्नमेंट आई पंजाब में, उन्होंने तोड़ दिए जो हमने करवाए थे।
अब फिर हमारी गवर्नमेंट आई है, अब फिर डिलिमिटेशन होगी, अब इंशाल्लाह वो लोकल बॉडी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। सवाल ये है, आपने कहा कि भाई इनका जो फाइनेंस का सिस्टम है उसको आप कहना ये चाह रहे हैं, जो जहाँ तक मुझे समझ आई है, कि उसको आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो हर जिले में, बिल्कुल, और वो हो उसमें। और मैं तो पहले कह चुका हूं कि हर जगह पर बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन देखिए कुछ सिनेरियोज हैं, अगर आप मुझसे मेरी एक ये ज़ाती राय है, देखिए कुछ हमारे बिग सिटीज है, रावलपिंडी है, लाहौर है, मुल्तान है, बहावलपुर है, डीजी खान है, जो डिविजनल हेडक्वार्टर है, या 3-4 बड़े शहर है, वहां पर आबादी का और निज़ाम है। वहां पर हो सकता है हमें ज़्यादा फंड की, ख़ास तौर पर जो सूबाई कैपिटल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का आना जाना, ये वो, ज़्यादा लोग कनेक्टेड है। जिस तरह कराची है, जिस तरह से, और इस तरह हमारे मुल्क लेवल के करें इस्लामाबाद है, तो मतलब है कि ये बड़े शहर हैं, उनके मसाइल ज़्यादा हैं। और वो ठीक है आपकी बात कि अगर इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हो तो इस पर बात की जा सकती है, डिबेट की जा सकती है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उस पर बैठकर ज़रूर कोई ना कोई इन चीज़ों पर इत्तेफाक की राय करना चाहिए। लोकल बॉडीज के निज़ाम को हम जितना मौसर बनाएंगे ग्रास रूट लेवल पर, उतने ज़्यादा मसाइल हल होंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी, मैं चूँकि ख़ुद तहसील नाज़िम रहा, जब हम इख्तियार देते हैं तो साथ उस तरह का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं दे पाते, और मादरत के साथ कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं बाद औक़ात जहाँ से फिर वो अख्तियारात का मिसयूज़ होता है, और वहाँ पर फिर ज़ाहिर करप्शन की सदाएं उठती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने इख्तियार देना है, लोकल बॉडीज़ के सिस्टम को फ़ाल करना है, चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी के लोग हों, कोई ब्यूरोक्रेसी हो, कोई लोकल बॉडीज़ के हों, या वो मतलब है कि वहाँ के मेयर, चेयरमैन, काउंसलर, उन पर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, ताकि पैसे का ध्यान। अली गौर, आप ये इस बात पे तो यकीन रखते हैं ना कि आप जो मुंतखब होते हो MNA MP एक सूबे से, उनकी तादाद कितनी है, और अगर एक सूबे से लोग मुंतखब होते हैं तो दे विल बी राउंड अबाउट लाख के करीब होंगे। तो ये पावर तुम तक होनी चाहिए, जानी चाहिए, उसमें अगर कोई ख़राबी है तो उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। जी अमाद, नाउ मैं अब आपसे ये सवाल कर रहा हूँ अमाद, मैं उसमें एक चीज़ छोटी सी ऐड करूँगा, प्लीज़। देखिए उस चीज़ का इफ्तिखार साहब हमें फ़ायदा होता है। फ़ायदा हमें ये होता है कि लाइक मैं मेंबर नेशनल असम्बली हूँ, मेरी पार्टी के दोस्त सिलेक्ट होते हैं, तो ग्रास रूट लेवल ये डेफिनेटली उनके लिए वो अपनी दफ्तर खोलते हैं, वोट मांगते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं। आई एग्री विद यू। वो डेफिनेशन प्लान एक होना चाहिए कि जो इख्तियारात है ऊपर से निचले की सतह तक भी उनके असरात नजर आए, और वो लोकल बॉडीज के इदारे उसमें एक बेहतरीन मतलब टूल के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाए। एक सेकेंड, इससे पहले कि मैं अमाद के पास जाऊँ, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मेरे पास कम होगा, मैं एक दफ़ा फिर मंदो खैर साहब से बात करना चाहता हूँ। मंदो खैर साहब, ये बात जो है, ये सोच, जो फ़िक्र जिसका इजहार हो रहा है कि लोकल बॉडी सिस्टम में एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा भी तो होता ना, कि उसके जो लोग जो इलेक्ट होकर आते हैं, मुंतखब होकर आते हैं, वो आवाम से उनका बड़ा रास्त अलग होता है, महल्ला, गली, गाँव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। तो वो एक सियासी जमात के लिए या सियासी जमातों के लिए ताकत की वजह भी तो बनते हैं या नहीं बनते? देखिए, मैं कहता हूँ पहली बात तो ये कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती नहीं है कि उनको ग्रास रूट लेवल पे आवाम खुश ना हो, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि मैं और अली भाई तो प्रैक्टिकली हम इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, और आज भी हम दोनों अगर असम्बली से बाहर है तो हमारी अपीयरेंस आज भी डेली बेसिस पे अपनी हल्के के साथ है। गमी खुशी में जो हो सके हमसे इधर फ़ोन करना, उधर फ़ोन करना, वो सारे कर रहे हैं। यकीनन ये फिर पार्टी को फ़ायदा पहुंचेंगे। हर MNA या हर कैंडिडेट अपने अपने इलाके में अगर इस तरह आवाम के दरमियान रहेगा तो यकीनन ये पार्टी को मरकज़ी सतह पे उनको फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में कोई पार्टी नहीं चाहती है कि उनका जो ना ग्रास रूट लेवल पे कमज़ोर हो या कोई डायरेक्ट मुंतखब हो, इस तरह कोई नहीं चाहते। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल बात में आपसे इत्तफाक करूँ, डिबेट होना चाहिए, लेकिन मैं दोबारा सवाल करूँगा कि डिबेट के लिए कोई फार्मूला, कोई खदुखाल या कोई क्वेश्चन पेपर? सर फार्मूला तो है, सर फार्मूला तो है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 चीज़ों की बात की गई है, अब नई डिबेट जो है कि उस 3 चीज़ों में इजाफ़े की ज़रूरत है, और वो इजाफा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही हो सकता है ना, क्योंकि जो अख्तियारात लेकिन उसके लिए
उसके लिए इफ्तिखार भाई, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी जरूरत है। या बिल्कुल, आई एग्री विद यू, जो लोग आई एग्री विद यू इसकी सर। हिमायत में हैं, मेरी गुजारिश सुन, जो लोग इसकी हिमायत में हैं वो बिल पेश कर दे और असेंबली से पास करे। मैं और आप और किसको एतराज हो सकता है? अलीगढ़। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। जी अमाद, आप क्या कह रहे हैं सारे मामले में? मैं इस मामले को नए सूबों से और मुकामी हुकूमतों के दरमियान एक डिबेट को लेके आया हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि नए सूबों में आप तीनों दोस्त इतनी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मुकामी हुकूमतों के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है उससे ये नज़र आ रहा है कि आप उसमें यकीन भी रखते हैं। अब उसमें बेहतरी के चांसेस कैसे हो सकते हैं, उसमें करप्शन को कैसे रोका जा सकता है, जो इख्तियारात उनको दिए जाए उनका इस्तेमाल कैसे हो, ये एक चीज़ है। अमाद, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करोगे? मैं मोस्टली अपने गेस्ट से अग्री करता हूँ कि लोकल बॉडीज इफेक्टिव, लेकिन मैंने अगेन आपको एक बात बताई, ये भी रियलिटी है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स स्पेशली पंजाब इज़ लार्जर दैन मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो हमें अगर उसको अगर सेपरेट करके छोटे सूबों में लेना चाहिए, उसकी तादाद क्या होगी दैट इज़ डिबेटेबल, बट वो एक बड़ा एविडेंट एक काम लग रहा है। लेकिन उसकी असल असरात लोकल बॉडी सिस्टम, जहाँ पे एक अभी हमारे जो करंट सिस्टम है, नेशनल असम्बली में तकरीबन इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी 500 गाँव हैं, 2-3 टाउन कमेटीज़ हैं, तो वर्चुअली एक नेशनल असम्बली के कैंडिडेट को अपने इस लेवल पे जाके लेजिस्लेशन भी करनी है, उसने बाकी काम भी देखने हैं, और वो अपनी डेवलपमेंट और जो हमारे लोगों की लोकल मसाइल गाँव के होते हैं, नालियाँ गलिए और बाकी जो मसाइल होते हैं, अगर उसमें वो उसके पास वो कैपेसिटी ही नहीं रहती, ठीक है। और मेरे साथ लोग बैठे हैं, उन्होंने तो ये लोकल बॉडी सिस्टम भी देखा है, और अब माशाल्लाह दे हैव आल्सो रिप्रेजेंटेड इन नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। सो ये एक चैलेंज है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोकल बॉडी सिस्टम एक टेस्टेड एंड ट्राइड सिस्टम है पूरी दुनिया में, चाहे वो डेवलप इकॉनमीज हो या अंडर डेवलप इकॉनमी हो। ईरान जैसा मुल्क जिसमें इतनी क्लर्जी, एक हम कहते हैं कि एक बड़ा हार्ड लाइन उनका स्टांस है, क्लर्जी वहाँ पे रूल करती है, वहाँ भी लोकल बॉडी सिस्टम बहुत इफेक्टिवली चलते हैं। और अहमदीनेजाद वहीं से निकल के ही बिकेम द टॉप लीडरशिप रोल ऑफ ईरान। सो आई थिंक, और अमाद मुझे ये भी आपसे करने के, जो आज तुर्की का जो सरबराह है वो भी लोकल बॉडी से ही पैदा हुआ, इस्तांबुल में इंतखाबी अमल से गुजर के हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, कोई और सिस्टम हो, अगर हमने कंसिस्टेंसी देखी, आपने अच्छा टर्की का एग्जांपल दिया, आपने यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे 90,000 मैंने आपको बताया लोकल गवर्नमेंट्स हैं। इंडिया की मसाइल दी, 30 लाख मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकल बॉडीज़ के, उनके आई थिंक पंचायत के नाम से उनके आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.5 लाख के करीब उनकी, 2-2.5 लाख के करीब उनकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स लोकल बॉडी गवर्नेंस हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक रियल डेमोक्रेसी यही है कि लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेशन करना एंड देन डिसॉल्विंग, और वो जो पावर को डेलीगेट करना एट अ ग्रासरूट लेवल, जहाँ पे गांवों तक लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो और वो खुद डिसाइड करेंगे कि यूनियन काउंसिल में कौन सा काम इम्पोर्टेंट। अमाद, मैंने एक सवाल जो किया अपना मंदखेल साहब से, वो सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूँ कि पैसा कहाँ से आएगा? मसलन एक यूनियन काउंसिल है, वो एक ऐसे इलाके की है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कारोबारी हब है, और एक यूनियन काउंसिल ऐसी है जहाँ पे इतना बड़ा कारोबारी हब नहीं है। तो जो जहाँ पे इतना कारोबार नहीं चल रहा, तो उस यूनियन काउंसिल को चलाने के लिए कैसे फाइनेंसिस को हम करें? क्योंकि नेशनल फाइनेंस कमीशन से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तक तो आया, इससे आगे डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन का कोई आपके ज़हन में है आइडिया कैसे बन सकता है? मेरे पास एक कोई कॉन्क्रीट फार्मूला तो नहीं, लेकिन इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस आई थिंक हमने ऑलरेडी एनएफसी अवार्ड किया, जिसमें हमने पॉपुलेशन को एक बहुत बड़ा फैक्टर रखा, एरिया को फैक्टर रखा। तो आई थिंक ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो बीच में हम कर सकते हैं। लेकिन अमाद इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात अलीगढ़ बलोच ने की कि जो बड़े शहर हैं, और उन्होंने शहरों का नाम भी बताया कि बड़े शहरों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पैसे का मुतालबा करती हैं, तो फिर इसका क्या जवाब दोगे? यू आर फ्रॉम बिल्कुल जवाब ये है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेके जा रहे हैं, और हम ये मैंने आपको कहा कि सूबों को हम 28 सूबे ना बनाएं, हम अगर कम फॉर एग्जांपल के पंजाब के हम 3-4 सूबे बनाते हैं, तो हमने अब नए शहर खड़े करने हैं। हम रिलाई नहीं कर सकते कि ये लाहौर आज से 20 साल बाद भी पूरे पंजाब का बोझ उठाएगा, या मुल्तान साउथ पंजाब का बोझ उठाएगा। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, आप जानते हैं, दुनिया डिसेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी ने जो है ना जॉब। अमाद, आप कहना क्या चाह रहे हो? आप नए शहरों को आबाद करने की बात कर रहे हो, एकदम हम उस सब्जेक्ट छाटने के जो हम डिस्कस कर रहे हैं?
बिल्कुल रेलिवेंट है। जब हम सूबों की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं, तो हम अगर 28 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना सकते हैं, हम 3-4 एडमिनिस्ट्रेटिव बना के अपने लोकल बॉडी सिस्टम को बहाल करें, ताकि आप सूबे भी कम करना चाहते हो, सूबे भी ज़्यादा करना चाहते हो, और उस सूबों के बीच जो लोकल बॉडीज़ है उस निज़ाम की हमायत भी करते हो? बिल्कुल, मैं पर्सनली दोनों चीज़ों के हक में हूँ। ख़ुद मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए डिबेट में जाके देखते हैं दोस्त क्या कहना चाह रहे हैं। अली गौर साहब, ये मुमकिन है ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चल सकें? नहीं, देखिए, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि अगर आप स्टार लेते हैं तो रातों रात तो सब कुछ नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि बिल्कुल आपका जो मतलब है कि जिस पर आपने गुफ्तगू की कि इन दोनों चीज़ों में से पहले ये देखना चाहिए कि किस चीज़ पर ज़्यादा फॉल करना है, और आपने फंड्स की बात की, तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि फिर उस पर भी तो लेजिस्लेशन होगी ना। दो तरीके से फंड हैं। एक जाहिर है कि जिस तरह से हमारे प्रिवेंट से और वफाक से जिस तरह से कि प्रिवेंट्स को जाता है अकॉर्ड के तहत पैसा, इसी तरह से लोग जब लोकल बॉडीज के ऊपर भी अगर लेजिस्लेशन हो जाए तो उनको भी एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा फंड के लिहाज से। फिर वो लोकल लेवल पे जो अपना टैक्स का निज़ाम करेंगे और उसके जरिए जो कलेक्शन करेंगे वो पैसा भी आएगा। जो ये आप कह रहे हैं ना, ये आप एक बात कह रहे हो कि जो वो निज़ाम बनाएंगे, देखें यही तो इशू है कि इस वक्त जब हम लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं, मुकामी हुकूमतों की बात करते हैं, तो उनके पास इख्तियारात जो हैं वो उतने नहीं हैं जितनी उनकी ज़रूरत है। मसलन अगर वो फ़ंड करना चाहते हैं तो वो अगर मौत की पर्ची के ऊपर या पैदाइश की पर्ची के ऊपर या छोटे मोटे सीवरेज के सिस्टम के ऊपर पैसे इकट्ठा करके तो नहीं चला सकते ना प्रोग्राम को। अपने जैसे कह रहे थे, कादर मंदोखेल कह रहे थे कि जो इनके सूबे में चल रहा है निज़ाम, उसमें ग्रांट समझ लें या मदद समझ लें, हर किस्म की मदद उनको दी जा रही है। मैं मदद में बिलीव नहीं करता, मैं कहता हूँ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको सपोर्ट करे। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं इफ्तिखार साहब, मैं आपकी बात को इस लिहाज से सेकंड करता हूँ कि अगर आप लोकल बॉडी सिस्टम में डेवोल्यूशन प्लान के ऊपर अमल करेंगे और इख्तियारात को जो है वो इंतज़ामी इख्तियारात को एक्सरसाइज ग्रास रूट लेवल तक करेंगे, तो यकीनी तौर पर वहाँ का फाइनेंस सिस्टम बेहतर हो जाएगा लोकल बॉडीज़ के ज़रिए। जब आप उसको इख्तियार देंगे, लाइक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप हेल्थ में उनको बाख्तियार करें, आप एजुकेशन में उनको बाख्तियार करें, आप इस तरह से जो परमेंट्स जहाँ से टैक्स कलेक्शन करते हैं उसका शेयर जो है वो आईनी तौर पर अगर सुबह अपना लोकल बॉडीज को देंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर परमेंट्स की जिम्मेदारियां भी कम हो जाएगी। ठीक है, अपना अगर आप अगर कोई लोकल बॉडीज इदारा अपने एरिया के अंदर कोई कॉलेज बनाना चाहता है तो वो अपने फंड से बना सकता है, और उसके लिए फंड अगर कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। मेरा ख्याल है उसका फायदा होगा। जितना हम लोकल बॉडी सिस्टम को फॉल करेंगे उससे हमारा जो हमारी पूरी, आप यूँ समझ लें कि जो पूरी हमारी स्टेट है, जो हमारी पूरी रियासत है, वो मजबूत होगी, हमारी इकाइयाँ मजबूत होंगी, सूबे मजबूत होंगे, और उससे हमारे आपस में एक निज़ाम है, आपस में प्यार मोहब्बत का, वो मजीद बढ़ेगा जब लोग वैसे भी खुशहाल होंगे। और मैं मंदोखेल साहब के पास जा रहा हूँ और वहीं से हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। मंदोखेल साहब, ये आपने बताया कि पैसे दिए जा रहे हैं, अब मुझे ये बताएं कि ये पैसे तो अगर आज आपकी हुकूमत है तो आप दे रहे हैं, कल कोई और हुकूमत आ जाती है और उसका रवैया मुकामी मुंतखब नुमाइंदों की तरफ इतना पॉजिटिव नहीं होता जितना आप मुझे बता रहे हैं कि आपका है, तो फिर क्या होगा? फिर ये ज़रूरी नहीं है कि हम ख़ुद कानून के अंदर इसका फ़ैसला कर दें कि मुकामी हुकूमतों के अख्तियारात जो हैं वो इतने बढ़ा दें कि वो अपने मालियाती अमूर को तय कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें? इफ्तिखार अहमद साहब, उसमें नुकसान होगा। उसमें नुकसान ये होगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट की माड़ी है, सबसे ज़्यादा मालदार डिस्ट्रिक्ट है। मालदार से मुराद ये कि कैपिटी यहाँ पर है, पोर्ट यहाँ पर है, फिशरीज़ यहाँ पर है, और इंडस्ट्रियल जोन जो साइट के नाम से वो यहाँ पे है। दूसरे नंबर पे कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है।
अब अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे टैक्स अगर मैं ले लूं, यहाँ से टैक्स जाता है, वो तो एनएफसी वार्ड की बात कर रहे हैं, वो तो एनएफसी की बात कर रहे हैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनएफसी वार्ड। देखिए मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपने बात की अगर टैक्स में खुद कलेक्शन शुरू करूँ, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पोर्ट है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन है, तो उसका टैक्स भी लूंगा मैं। नहीं, तो जब वो लूंगा तो बाकी डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे? ठीक है, मतलब आप इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं करते कि हमें एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना होगा मुकामी हुकूमतों के मालियाती अमूर को तय करने के लिए। आप इस पर इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि आप सही कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि मैंने ये खुद कहा था कि एक जगह अगर यूनियन काउंसिल में वो बिजनेस हब नहीं है तो उसके टैक्सेस उसके बाद कम होंगे। मैंने खुद कहा, खुद तस्लीम किया। तो आप चाहते हैं कि उसको बैलेंस भी तो रखना है ना। हाँ, बस इसको उस बैलेंस रखने के लिए रखना है ना। मेरे उस बैलेंस इंडस्ट्रियल जोन है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल उसमें नहीं है, तो कंट्रीब्यूट तो करना होगा। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद। थैंक यू वेरी मच कादर खान मंदोखेल साहब, अली गौर बलोच साहब, रसम साहब के आपने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की, और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जहाँ तक सूबों की डिबेट का ताल्लुक है, अभी उसकी कोई हतमी शक्ल सामने नहीं आई, और इसीलिए जो आज के शुरा थे वो उस पर कोई राय देने को तैयार नहीं। अलबत्ता मुकामी हुकूमतों के बारे में जो हतमी शक्ल है मौजूद, उस पर खुल के बात हुई है, और इस बात पे यकीन का इजहार किया गया कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो आवाम के मसाइल हल करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।